बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से है। डिजिटल लाइब्रेरी के जी फीचर्स एडवांटेजेस हम देखेंगे और उसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखेंगे कि कौन-कौन सी हैं जी। सबसे पहले देखेंगे जी फीचर्स एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। नंबर 1 पे है जी ईज़िली एंड रैपिडली एक्सेसिंग, कि जो भी डिजिटल कंटेंट है या डिजिटल इन्फॉर्मेशन है या डिजिटल बुक्स है या आर्टिकल है, जो भी किसी भी फॉर्मेट्स में डिजिटल फॉर्मेट्स में पड़ा है, किसी भी जगह पे पड़ा है, हम उसको आसानी के साथ और तेज़ी के साथ उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे जी वेरी लिटिल फिजिकल स्पेस, के जो इसमें जो स्पेस कंज्यूम होती है वो बिल्कुल थोड़ी होती है रादर देन जो हमारी है फिजिकल लाइब्रेरी। हम फिजिकल लाइब्रेरी में देखें तो बहुत सारी लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें रैक रखने की ज़रूरत है, फिर रैक में बहुत सारी बुक्स हैं जो नहीं आती, कुछ बुक्स की क्वांटिटी होती है वो उसमें आती है, उसके बाद जो है वो रैक में स्पेस लिमिटेड हो जाती है, फिर उसमें हमें ये स्पेस का सामना फिजिकल लाइब्रेरी में करना पड़ता है, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में हमें इसका इशू नहीं होती है। जैसे कि मिसाल दूँ, कंप्यूटर हार्ड डिस्क है तो वहाँ पे आप देखें छोटी-सी हार्ड डिस्क होती है 1 टीबी की, उसमें मिलियंस ऑफ फाइल्स जो है वो आ जाती हैं। नंबर 3 पे है जी सेविंग मनी एंड ह्यूमन रिसोर्स। इसमें जो है वो ह्यूमन पावर्स भी सेव होती हैं, मनी भी सेव होती है। जैसा कि फिजिकल लाइब्रेरी की मैंने मिसाल दी, अगर हम उसको ही ले लें तो उसकी रैक्स को खरीदने के लिए या ह्यूमन पावर्स को खरीदने के लिए या उसको असिस्टेंट रखने के लिए या शेल्फ रखने के लिए या और बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत होती है फिजिकल लाइब्रेरी में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। डिजिटल कंटेंट को मैनेज करने के लिए एक ही बंदा काफ़ी है या 1-2 बंदों की टीम हो सकती है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज़ को भी कम लगते हैं और पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टू यूज़र। इंक्रीज़ अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि जो डिजिटल कंटेंट है वो अप टू डेट रहता है। उसमें कोई ना कोई एडिशन आ जाता है, उसमें कोई ना कोई चीज़ आती रहती है। तो जब डेफ़िनेटली कोई ना कुछ की किसी न किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी तो उसकी एक्सेसिबिलिटी तो होगी, यूज़र उसको एक्सेस करता है। जिस तरह की एक मिसाल दूँ, फ़र्ज़ करें एक डिजिटल लाइब्रेरी में पहले एक आर्टिकल था, किसी भी टॉपिक पे, कोई भी उसका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? जब वो 1 वीक बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जब वो 2-3 आर्टिकल और पब्लिश हो गए उसमें, तो डेफ़िनेटली उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल हो गए। जब यूज़र उसको एक्सेस करेगा, जहाँ पे 1 आर्टिकल उसको मिल रहा था, अब कितने होंगे? 2 या 3 मिलेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है जैसे-जैसे कंटेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, उस तरह ही यूज़र की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। नंबर 4 पे है जी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। डिजिटल लाइब्रेरी का जो इंटरफ़ेस होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, वहाँ से हम जो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, वो बिल्कुल आसानी से के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम अगर फिज़िकल लाइब्रेरी में जाएँ तो वहाँ पे हमें शेल्फ़ के पूरे-पूरे एक-एक रैक को देखना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरफ़ेस में हम जाके सर्च बार में अपना कीवर्ड देते हैं या वर्ड्स देते हैं या कोई सब्जेक्ट दे देते हैं या कोई टाइटल दे देते हैं या कोई ऑथर दे देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन शो करवा देता है, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं जी। उसके बाद है जी नो फिजिकल बाउंड्री। जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी कोई फिजिकल बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। हम ऑल द वर्ल्ड जहाँ से मर्ज़ी घर बैठे, ऑफ़िस में बैठे, किसी भी जगह से हम पूरी दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे बैठे हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से या किसी भी जगह से जो डिजिटल कंटेंट पड़ा है वहाँ से आपने एक्सेस करना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फिजिकल बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से मर्ज़ी बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि जो फिजिकल लाइब्रेरी है, आपको पता है कि वहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो उसके बाद बंद हो जाती है। यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये 24/7 या साल की 365 दिन खुली होती है ये। जब दिल चाहे सुबह जब आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीपल एक्सेसेस। मल्टीपल एक्सेस से मुराद ये है कि जिस तरह फिजिकल लाइब्रेरी में जाएँ तो एक फ़र्ज़ करें कोई किताबें पढ़ी हैं, वो एक ही टॉपिक पे 2 या 1 किताब पढ़ी है, तो वहाँ पे वो एट अ टाइम 1 या 2 बंदे इश्यू करवा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो डिजिटल लाइब्रेरी में ये होता है कि एक ही कंटेंट पढ़ा है तो उसको मल्टीपल जो लोग हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसमें मल्टीपल एक्सेसेस आ जाती हैं कि एक ही कंटेंट पढ़ा है, एक ही किताब पढ़ी है, एक ही आर्टिकल पढ़ा है, उसको बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, पूरी दुनिया से पता नहीं लाखों लोग उसको सर्च कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल एक्सेस आ जाती है। फिर स्ट्रक्चर अप्रोच होती है। स्ट्रक्चर अप्रोच से मुराद ये है कि
एक स्ट्रक्चर के मुताबिक, हायरार्की के मुताबिक हम वो जो है वो डिजिटल कंटेंट को मैनेज किया गया होता है। फ़र्ज़ करें एक सब्जेक्ट है, उससे नीचे जो है वो फर्दर जो है उसके सब हेडिंग्स को उन्होंने मैनेज किया होता है। जिस तरह एक मेडिकल की फ़ील्ड है, उसमें मेडिसिन आ जाती है, उसमें ऑप्टोमेट्री आ जाती है, उसमें एमबीबीएस आ जाता है। वो फ़ील्ड अम्ब्रेला एक ही है मेडिकल की, उसके नीचे जो है सब डिवीज़न आ जाती है। इस तरह एक स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है इसका कंटेंट मैनेज किया जाता है डिजिटल लाइब्रेरी का। नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज, नेटवर्किंग ऑफ रिसोर्सेज से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर एक मैंने सर्च किया तो उससे के नीचे जो रिज़ल्ट आ गए, फिर फर्दर जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे आगे रेफ़र करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक मिसाल कोट करना चाहूँगा, विकिपीडिया आप सबने देखा होगा या उसको चलाया होगा कि विकिपीडिया पे हम जब कोई सर्च करते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट यूजुअली हमें ब्लैक नज़र आता है, तो साथ में एक टेक्स्ट जो ब्लू कलर का भी नज़र आता है। जो ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है उसमें आगे लिंक होता है। आप जैसे उस पे क्लिक करते हैं, आप उस तरफ आगे जो है उसकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। फिर आगे इस तरह से जो ब्लू कलर में जितने भी लिंक है वो आगे आपको रेफ़र करते हैं। वो सारा एक नेटवर्क जो है वो बना होता है, जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज़ हैं उनका। एंड लास्ट पे है जी एडेड वैल्यू। जो डिजिटल कंटेंट है उसमें वैल्यू एडिट होती रहती हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई अपडेशन, कोई ना कोई अपडेटिंग जो है इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है? उसमें वैल्यू को एडिशन किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी के जो डिसएडवांटेज है या उसकी लिमिटेशंस है वो कौन-कौन सी हैं? सबसे नंबर 1 पे आता है जी लैक ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्टीज़। सबसे बड़ा फ्लॉज़ या सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि हमें जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो कंप्यूटर की लिटरेसी स्किल्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमें कंप्यूटर सर्च करना नहीं आता, उसको कैसे नेटवर्किंग का अगर कोई इश्यू बन जाए, तो वो हमें हैंडल नहीं करना होता है क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है जी इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेज़। इसमें ये कहा गया कि अगर हम कोई सर्च करते हैं तो उन जो उसकी प्रैक्टिस है वो इनएफिशिएंट होती है, ठीक है? वो प्रॉपर हम उसको सर्च नहीं करते। नंबर 3 पे है जी कॉपीराइट। कॉपीराइट डिजिटल लाइब्रेरी में सबसे बड़ा ये एक इश्यू ये भी है कि कॉपीराइट का इश्यू है कि हम जो है वो डिजिटल कंटेंट उठा लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको वो जो ऑथर है या जो उसके जिसके पास राइट्स है उसको एक्नॉलेज किए बगैर या उसको बताए बगैर हम उसको रीयूज़ करते हैं और उसको शेयर करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें फ़्लॉज़ ये भी है कि इसका कॉपीराइट का इश्यू है। नंबर 4 पे है जी स्पीड ऑफ एक्सेसिस कि ये जो है डिजिटल कंटेंट या डिजिटल लाइब्रेरी स्पीड ऑफ एक्सेस पे डिपेंड करता है। नंबर 4 पे जी इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इससे मुराद ये है कि जैसे कि अगर अगर आप कोई डिजिटल लाइब्रेरी को बनाना चाह रहे हैं, जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपने लेना है, तो बहुत सारे डिजिटल रिपॉज़िटरी को सॉफ मैनेज करने के लिए है, सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली है। फिर उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है, फिर उसके बाद आपको हार्डवेयर की तरफ जाना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ मशीनरी ऐसी है जैसे स्कैनर्स हैं, बुक स्कैनर है, वो एक-एक स्कैनर 10-10, 15-15 लाख का है। तो जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड करने की वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंडविड्थ्स। बैंडविड्थ्स एक फ्लॉज़ ये है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है हमारी उसको रन करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हर टाइम जो है 24/7 जो है वो कनेक्टिविटी चाहिए बैंडविड्थ की। तो इश्यू इसमें ये आ रहा है कि जो हमारा जो लोड है, यूटिलाइज़ेशन है इंटरनेट की, जैसा कि हम देखते हैं हर बंदा मोबाइल पे नेट चला रहा होता है, लैपटॉप पे चला रहा होता है, या किसी इवन के एलसीडीज़ पे भी वो लोग नेट चला के जो है वो उसमें न्यूज़ चैनल या दूसरे चैनल्स को देख रहे होते हैं। तो इनकी यूटिलाइज़ेशन से जो बैंडविड्थ की जो है वो स्पीड कमी आ जाती है, तो फिर इसमें डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करने में हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। नंबर थोड़ा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि जो इसकी एफिशिएंसी है उसमें थोड़ा ना वो डाउन हो जाती है उसकी जो वर्किंग है। फिर एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट होता है ये जो इसका इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि फिर वो उस तरह से एनवायरनमेंट नहीं रहता, उसमें थोड़ा-सा चेंज रहता है। प्रिज़र्वेशन, प्रिज़र्वेशन से मुराद ये है कि इसमें जो है जो जो हमारा डिजिटल कंटेंट है उसको मैनेज करने के लिए या प्रिज़र्व करने के लिए बहुत इसमें इश्यू आ जाता है। वो ये कि टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होती रहती है, ठीक है? वो जैसे आए दिन चेंज होती है, जैसे फ़र्ज़ करें एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका न्यू वर्ज़न आ गया, अगर उसको आप अपडेट नहीं करते,
तो उसमें थोड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेस है या कनेक्टिविटी वो इस तरह से नहीं रहती। ठीक है, नंबर लास्ट पे आता है जी यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जो हमारे डिजिटल लाइब्रेरी की सॉफ्टवेयर हैं वो हमें यूज़ नहीं करने आते। सम टाइम लोगों का ये क्लेम होता है कि ये जो डिजिटल रिपोजिटरी को मैनेज करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो लिहाजा ये भी एक बड़ा फ्लॉज़ है कि यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर हमें जो हम डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक्सेस करते हैं तो वो हमें इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हमें जो है उसकी अवेयरनेस लेनी चाहिए, उसकी टेक्निकल सपोर्ट या उसके बारे में एक कोई ट्रेनिंग सेशन जो है वो लेना चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी का क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।